Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is भानु प्रताप और आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से ये एक्ट हमारे देश में लागू होने वाला है और इसके बाद बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया जाएगा, दैट मींस उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा और उन सारे टैक्सेस की जगह पे इकलौता एक टैक्स प्रिवेल करेगा जिसका नाम है जीएसटी। तो जीएसटी को शुरू कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ इसमें क्या क्या डिस्कस करूंगा कि जीएसटी होती क्या है, जीएसटी में कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जीएसटी के रेट्स क्या हैं, जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, कि जीएसटी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो ये सारी चीजें हम जीएसटी में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा देख सकते हैं, जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स, दैट मींस इट इज अ सिंगल टैक्स। ये पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरह नहीं है कि बहुत सारे टैक्सेस हैं जो एक ही गुड्स पे लगते हैं। लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि एक गुड है पर्टिकुलर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए लेदर शू। तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी, कब लगी? जब उसको बनाया गया, उसको मैन्युफैक्चर करा गया। मैन्युफैक्चर करने के बाद उसके ऊपर वैट लगा। अगर वो दूसरे स्टेट में ट्रेड किया जा रहा है, दूसरे स्टेट में सेल किया जा रहा है, तो उस पर क्या लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी लगता था। उसके बाद अगर उसे डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है तो इस स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने में एंट्री टैक्सेस लगते थे, ऑक्ट्रॉय चार्जेस लगते थे। दैट मींस कि एक गुड पे अराउंड 5 to 6 टैक्सेस लग के उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे। और अगर गुड्स का प्राइसेस 100 रुपीज है तो उस पर 30% के अराउंड टैक्स लग के वो गुड्स हमें 130 रुपीज के अराउंड मिलता था। दैट मींस कि जीएसटी के आने से हमें सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि नाउ देयर विल बी अ सिंगल टैक्स, सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स इन द इकोनॉमी, जिसके जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। तो आइए देखते हैं जरा। सिंगल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। दैट मींस कि सामान के बनने से लेकर कंज्यूमर के फाइनल कंजम्पशन तक करने तक एक ही टैक्स रहेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, एक टैक्स का मतलब कि जीएसटी के भी 2-3 तरीके के जीएसटी होते हैं, बट फिर भी वो एक ही टैक्सेस हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। दैट मींस कि जीएसटी तब लगता है जहां पे सप्लाई करी जाती है। दैट मींस जीएसटी पे जो टैक्सिंग अथॉरिटीज है उनका जुरिसडिक्शन तब आता है और कहां आता है? प्लेस ऑफ सप्लाई पे, जिस डेस्टिनेशन में गुड्स को सप्लाई करा गया है, जिस डेस्टिनेशन पे सर्विसेज को सर्व करी गई हैं, तो टैक्स वहां पे लगता है। तीसरी बात, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? पहले मुझे यह जानना पड़ेगा कि ये टैक्सेबल इवेंट क्या है। टैक्सेबल इवेंट वो मोमेंट है, वो सर्कमस्टांस है जब टैक्सिंग अथॉरिटीज के पास ये राइट आ जाता है कि वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। मतलब उनका अब यहाँ पे टैक्स आप पे करने के लिए लायबल हो जाते हो। तो जो जीएसटी में आपका टैक्सेबल इवेंट होगा वो होगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मींस द मोमेंट you supply your goods, the moment you supply your services to the consumer, to the final consumer, taxable event will arise। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जीएसटी कितने तरीके के होते हैं। जीएसटी में आपको बता दूं प्राइमरली 2 तरीके के हैं। सबसे पहले आपका सीजीएसटी जिसका नाम है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आप मेरे पीछे ध्यान लिखा देख सकते हैं, यूटीजीएसटी लिखा हुआ मैंने। दैट मींस यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी में जैसे दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, यहाँ पे गुड्स को या सर्विसेज को दिया जाता है तो वहां पे यूटीजीएसटी लगता है। और सीजीएसटी आपका होल ऑफ इंडिया पे लगता है। दैट मींस कि जो सीजीएसटी है उससे मिलने वाला सारा रेवेन्यू किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सिमिलरली जो एसजीएसटी है उससे मिलने वाला सारा रेवेन्यू किसके पास जाएगा? स्टेट के पास। या उसके अलावा अगर यूटीजीएसटी है तो उससे मिलने वाला सारा रेवेन्यू किसके पास जाएगा? यूनियन टेरिटरी के पास। आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा एक और जीएसटी है जिसका नाम है आईजीएसटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईजीएसटी। ये कब लगता है? पहले तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूं। इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तब लगता है जब आप अपने गुड्स को या आप अपनी सर्विसेज को इंटर स्टेट में ट्रांसफर करते हैं। इंटर स्टेट मतलब कि अगर मैं मध्य प्रदेश में हूं और मैं यहां से गुड्स को अगले स्टेट वेस्ट बंगाल में भेज रहा हूं या कर्नाटका में भेज रहा हूं, दूसरे स्टेट में भेज रहा हूं, तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। वहीं अगर मैं विद इन द सेम स्टेट भेजता तो वहां पे एसजीएसटी लगता। और इसके अलावा सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। दैट मींस कि जीएसटी के भी 2 पार्ट हो गए प्राइमरली,
CGST या SGST। उसके आगे हम चलते हैं, GST एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट द अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दैट मीन्स कि GST सारे तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती है एक्सेप्ट द अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके अलावा GST इलेक्ट्रिसिटी पे भी नहीं लगती है। मैं आपको ये चीज ऐड कर देता हूं। उसके आगे हम चलते हैं। आगे जरा देखिए यहां पर, इन एडिशन टू कंपेंसेशन सेस पेएबल ऑन पान मसाला, टोबैको एंड एरेटेड ड्रिंक्स। अब पॉइंट ये उठता है कि ये कंपेंसेशन सेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक और कानून GST के साथ पास करा गया है, गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। अब ये कानून क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस करा है कि GST के एप्लीकेबल होने के बाद 5 साल तक अगर स्टेट्स को जो भी रेवेन्यू लॉस होता है किसकी वजह से, GST के एप्लीकेबिलिटी की वजह से, तो वो रेवेन्यू लॉस कंपेंसेट करके दिया जाएगा। और उसको कंपेंसेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन एक्ट पास करा गया है। दैट मीन्स हम आगे चलते हैं कि कंपेंसेशन सेस जो है, इससे मिलने वाला सारा पैसा स्टेट्स के रेवेन्यू लॉस को कंपेंसेट करने के लिए यूज करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सेस क्या है? सेस वो अमाउंट होगी जो आपके टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगी। मैंने अभी लास्ट वीडियो में, इनकम टैक्स की वीडियो में, आपको सेस का मीनिंग बताया था कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है दैट इज सेस। तो कंपेंसेशन सेस से जितना भी पैसा रिसीव होगा वो पैसा कहां जाएगा? स्टेट को रेवेन्यू लॉस जो होती है उसको कंपेंसेट करने के लिए, वो भी अभी से 5 साल तक। चाहे गवर्नमेंट इससे आगे नोटिफिकेशन देके इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अभी 5 साल के लिए है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो कंपेंसेशन सेस है, गवर्नमेंट ने कहा हम पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, मोटर कार्स, इन पे लगाएंगे। सारे गुड्स पे कंपेंसेशन सेस नहीं लगेगा या सारी सर्विसेज पे नहीं लग रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक पे लग रहा है जिसको गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट नहीं करती है। उसके बाद अब मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आता हूं जिसका नाम है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। GST में एक बहुत अच्छी चीज करी गई है चोरों को पकड़ने के लिए या फिर ट्रांसपेरेंट रखने के लिए सारी अकाउंटिंग को, कि एक हार्मोनाइज सिस्टम को लॉन्च करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये हार्मोनाइज सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जिन टैक्स पेयर्स का जो GST के अंदर कवर है, उनका साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होता है, तो उनकी इनवॉइसेस पे एक 2 डिजिट का कोड साइड में लिखा होगा जो वो इनवॉइसेस इशू करेंगे। इनवॉइस मतलब जो बिल वो रेज करेंगे। अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उनके इनवॉइस पे 4 डिजिट का कोड होगा। और अगर उनका टर्नओवर साल का 1.5 करोड़ से कम है तो उस केस में उन्हें अपने इनवॉइस पे मेंशन नहीं करना पड़ेगा ये कोड। अब ये कोड क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये कोड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस कोड से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं और बहुत उस बंदे का, मतलब उस SSC का हम सारा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, उस ट्रेडर का, उस बिजनेसमैन का हम सारा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। इसके आगे मैं चलता हूं। एवरी सप्लायर शैल बी मेकिंग द टैक्स if his supply is exceeding the aggregate of 20 lakhs in a financial year. That means कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको GST में तब करानी पड़ेगी जब आपका किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी एग्रीगेट जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीगेट है, वो 20 lakhs को क्रॉस कर जाती है। अगर ये 20 lakhs की थ्रेश होल्ड लिमिट आपने क्रॉस कर दी तो उस केस में आपको GST में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हालांकि ये लिमिट कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे मिजोरम, मेघालय, असम, कुछ स्टेट्स के लिए 10 lakhs की ही रखी गई है, बट अदर देन दैट ये बाकी सारे केसेस में 20 lakhs की है। दैट मीन्स कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कब रजिस्ट्रेशन GST में कराना मैंडेटरी हो जाता है, तो आप बोलेंगे कि जब मेरे एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के किसी एक फाइनेंशियल ईयर में मेरा 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है, इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ माय एजेंट। दैट मींस अगर मेरा कोई एजेंट भी बिजनेस कर रहा है तो वो मेरे ही टर्नओवर में ऐड होगा, तब जाके मेरे लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। तो अब मैं आपके साथ GST के अलग अलग मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहा हूं और कौन कौन से टैक्सेस को GST में सब्स्यूम करा गया है मैं आपको ये बताता हूं। और GST का मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझाऊंगा कि कैसे GST पुराने वाले इनडायरेक्ट टैक्स मेथड से बेटर है और क्या क्या GST के फायदे हैं। तो आइए जरा देखते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा देख सकते हैं कि मैंने कुछ सेंट्रल टैक्सेस लिखे हैं जो GST के आने से पहले सेंट्रल कलेक्ट करती थी। ध्यान रखना ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। यहां से जो इन टैक्सेस से जो रेवेन्यू जाता था वो किसको जाता था? सेंट्रल को। और जो यहां से इन टैक्सेस से जो रेवेन्यू जाता था वो किसको जाता था? स्टेट को।
इन सारे टैक्सेस को सबस्यूम करके, सबस्यूम मतलब मिला के एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम है जीएसटी। तो जरा देखते हैं कि सेंट्रल कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट करती थी जिसको सबस्यूम करके सीजीएसटी की फॉर्म दे दी गई है। सेंट्रल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। इसके अलावा जो सेंट्रल सरचार्जेस या सेसेस थे वो भी हैं। उसके अलावा स्टेट जो कलेक्ट करती थी टैक्सेस, जो स्टेट के रेवेन्यू अकाउंट में जाते थे, वैट था, सीएसटी था, एंट्री टैक्स, जो क्या कहते हैं अगर दूसरे स्टेट से सामान हमारे गुड्स हमारे स्टेट में आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, परचेज टैक्स, लॉटरीज के ऊपर टैक्स, लग्जरी का टैक्स, इवन एंटरटेनमेंट टैक्स, जो अगर आप मूवीज देखने जाते थे तो उसको भी सबस्यूम करके जीएसटी की फॉर्म दे दी गई है। तो इन शॉर्ट में ये कहूं, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगभग हमारे इकोनॉमी में थे उन सबको मिला के एक टैक्स बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। बट कस्टम्स को, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को अभी भी इससे बाहर रखा गया है। जो मेन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज है वो अभी इससे बाहर है। अब जरा मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। इंपोर्ट्स लायबल टू आईजीएसटी बट एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। दैट मींस कि अगर आप कोई गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो उसको आईजीएसटी फेस करना पड़ेगा। दैट मींस कि उस पर पहले इंपोर्ट ड्यूटी तो लगेगी। दैट मींस अगर आपने 1000 रुपीज का गुड्स इंपोर्ट करा और इंपोर्ट ड्यूटी 10% लगी तो 100 रुपीज आपका इंपोर्ट ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी। उसके अलावा हम उस इंपोर्टेड गुड्स को, इंपोर्ट क्या होता है, जो दूसरे देश से हम मंगाते हैं, उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि हमने उसे दूसरे स्टेट से मंगाया। और मैंने आपको बोला था कि जब आप इंटर स्टेट ट्रेड करते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वहां पे आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। दैट मींस कि इंपोर्ट को तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये दूसरे स्टेट से आया है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाएंगे और उस पर आईजीएसटी भी लगाएंगे। बट जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे तब हम उस पर ऐसा कोई जीएसटी वाला नहीं लगाएंगे। दैट मींस एक्सपोर्ट को हमने जीरो रेटेड रख रखा है। अब मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूं जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीएसटी का इंपैक्ट पड़ता है। जैसा कि आप मेरे पीछे न्यूमेरिकल लिखा देख सकते हैं, यहाँ एक मैन्युफैक्चरर है जिसने 80,000 की स्टील सेल करी इस होलसेलर को और उस 80,000 पे इसने 20% जीएसटी चार्ज करा। अब ध्यान रखना, इस 20% जीएसटी में सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। दैट मींस कि 10% जीएसटी आपको सेंट्रल को जाएगा और 10% स्टेट को जाएगा। आप यहाँ लिखा देख सकते हैं कि सेंट्रल को 8,000 रुपए जाएंगे और स्टेट को 8,000 रुपए जाएंगे। टोटल पे अभी हम बात करते हैं कि टोटल इसने टैक्स चार्ज करा 16,000 रुपए। ठीक है, ये 16,000 ही गवर्नमेंट को जमा करा देगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हाफ अमाउंट। अब ध्यान रखना, इस होलसेलर के पास ये सामान इसने खरीद लिया। अब ये 1 लाख रुपए का सामान इसने मुंबई मेट्रो को ये स्टील इसने मुंबई मेट्रो को बेच दी। तो फाइनल कॉस्ट जो इसको पड़ी, जो मुंबई मेट्रो को फाइनल कॉस्ट पड़ी इस स्टील को खरीदने की, वो थी 1 लाख प्लस 20% जीएसटी, जिसमें सेंट्रल का 10% था, स्टेट का भी 10% था। बट ओवरऑल जो टैक्स था वो था 20,000। ठीक है, यहां तक अब 20,000 टैक्स मिल चुका है। अब कायदे से अगर सोचे हम, 16,000 रुपए गवर्नमेंट को जा चुका है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जीएसटी पे गवर्नमेंट को सिर्फ उस टैक्स से मतलब है जिस प्राइस पे आप फाइनली कंज्यूमर को बेचते हैं। फाइनली कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं जिस प्राइस पे, उस पे जो टैक्स आता है उसको, उससे मतलब है। अब जरा गौर करें, यहाँ पे फाइनली 1 लाख का सामान 20% टैक्स मतलब 20,000 रुपए, इतना टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को सिर्फ 20,000 रुपए से मतलब है। अब गौर करें, 16,000 रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट को जा चुका है, 20,000 रुपए अभी इस मुंबई मेट्रो से इस होलसेलर ने लिए हैं। तो क्या ये पूरे के पूरे 20,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देगा? कौन? होलसेलर। बिल्कुल नहीं जमा कराएगा। यही जीएसटी की खास बात है। ये 20,000 में से सबसे पहले अपने 16,000 रुपए सेट ऑफ करेगा। सेट ऑफ मतलब माइनस करेगा। दैट मीन्स इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि आपने सामान को बेचने पे जो टैक्स कलेक्ट किया प्लस आपने सामान को खरीदते वक्त जो टैक्स पे किया था, होलसेलर को उस चेन में ये फैसिलिटी मिली कि वो अपने जो टैक्स उसने पे किया था परचेज करने पे, उसको अपने आउटपुट टैक्स से माइनस कर सकता है, सेट ऑफ कर लेगा जीएसटी के अंदर। क्योंकि जब उसने खरीदते वक्त जो टैक्स पे किया था वो भी जीएसटी था, सेल करते वक्त जो टैक्स उसने लिया है वो भी जीएसटी है। तो जीएसटी को वो जीएसटी से माइनस कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। ये जीएसटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इस केस में जरा गौर करें, 20,000 रुपए इस होलसेलर ने टैक्स कलेक्ट करा फाइनल कंज्यूमर से, तो 20,000 में से 16,000 तो ये अपने रख लेगा और बाकी 4,000 किसको भेज देगा? गवर्नमेंट को। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी 16,000 रुपए जा चुके हैं, प्लस
और 4,000 जिसमें से 2,000 सेंट्रल को और 2,000 स्टेट को। दैट मीन्स कि आप अल्टीमेटली जब देखें तो टोटल 20,000 रुपए गवर्नमेंट को चले गए। कैसे गए उससे मतलब नहीं है, पहले 16 जा चुके थे, उसके बाद 4 जा चुके, और जो बचे हुए 16,000 थे वो इसने अपने शट ऑफ कर लिए। ये जीएसटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। अब ये है क्या जीएसटीएन? तो ये एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज के टाइम में कंप्यूटर की दुनिया है, अगर कंप्यूटर्स ना हो तो बहुत सारे काम हमारे हो ही नहीं सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सारे रिकॉर्ड्स को रखेगी और वेल मेंटेन करेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सारे स्टेट के साथ भी शेयर करेगी जिससे और ट्रांसपेरेंसी जीएसटी में आए। अब इसकी फैसिलिटी क्या मिलने वाली है जीएसटी की, जरा यहां देखते हैं। इससे सबसे पहले तो हमारा रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटेशन होगी। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो ट्रेडर्स हैं, जो भी सप्लायर्स हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे इजिली। उसके बाद कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ देयर टैक्सेस, सेटलमेंट का काम भी करेगी बकायदा। तीसरा, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स, कि आपने कितना टैक्स पे करा है, उस टैक्स की वेरिफिकेशन होगी, क्या जो आपने टैक्स पे करा है वो प्रॉपर टैक्स पे करा है या आपने कहीं टैक्स इवेड तो नहीं कर दिया। तो इसके लिए भी ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जीएसटीएन है ये काम करेगा। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल, दैट मीन्स कि जो भी टैक्स पेयर है उसके पूरे प्रोफाइल की जान पहचान जानकारी ली जाएगी कि क्या एक्चुअली में जितना वो टर्नओवर शो कर रहा है कि एक्चुअली में उतना टर्नओवर है भी या नहीं, या फिर उससे कम ही है टर्नओवर या उससे ज्यादा है। तो वो सारा प्रोफाइल उसका जांचा जाएगा, उसका चेक करा जाएगा। ये किसके द्वारा किया जाएगा? जीएसटीएन के द्वारा। ये एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मैं आपके साथ जीएसटी काउंसिल शेयर करने जा रहा हूं जिसके में हम बात करेंगे कि ये जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, और उसके बाद मैं इस वीडियो में आपके साथ एंटी प्रॉफिटेरिंग रूल शेयर करूंगा। तो जरा देखते हैं। आप मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि मैंने लिखा है जीएसटी काउंसिल। अब आपने रिसेंटली अभी अखबारों में पढ़ा होगा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है और हर मीटिंग में कोई नई नोटिफिकेशन आ रही है, कुछ ना कुछ रूल चेंज हो रहा है, कोई ना कोई लॉ चेंज हो रहा है। तो जीएसटी काउंसिल है क्या और इस जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग बैठते हैं उसके बारे में जो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन है, दैट मींस जो जीएसटी काउंसिल में जो सबसे हेड है वो है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी। उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल के अदर मेंबर्स हैं वो सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट जो फाइनेंस के रिलेशन में है, ये फाइनेंस के रिलेशन में है। उसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो हर स्टेट के अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। अब चेयरपर्सन तो हमने बना दिया, बट वाइस चेयरपर्सन कौन होगा इस जीएसटी काउंसिल का? तो वो ये जो हर स्टेट के अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ईच स्टेट के, ये खुद ही डिसाइड करेंगे विद इन देम कि इनमें से कौन वाइस चेयरपर्सन बनेगा। तो दैट मीन्स अगर सारे स्टेट्स के 29 स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं, 29 फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं, तो वो आपस में डिसाइड करेंगे कि हम में से कौन वाइस चेयरपर्सन बनेगा। सिर्फ वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑलरेडी अरुण जेटली जी हैं जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो अब इस जीएसटी काउंसिल की वर्किंग क्या है, ये करती क्या है और इसका काम क्या है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहला काम कि कौन कौन से टैक्सेस को सबस्यूम करना है, मिला के जीएसटी में घुसाना है, जीएसटी में मिलाना है, ये डिसाइड कौन करेगी? आपकी जीएसटी काउंसिल। उसके बाद कौन कौन से रेट्स डिसाइड करने हैं जिसपे हम जीएसटी लगाएंगे, जैसा कि 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 रेट जीएसटी काउंसिल ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक लॉन्च करे हैं कि इन रेट्स पे आपके टैक्सेस लगाए जाएंगे। और लास्ट वीक में इनकी एक लिस्ट आई है कि तेल साबुन पे कितना टैक्स लगेगा, एडिबल सोप, एडिबल ऑयल पे कितना लगेगा, शुगर पे कितना लगेगा, टैक्स मोटर कार्स पे कितना लगेगा। तो वो सारी उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू बहुत बार फॉरवर्ड हो चुकी होगी। तो बस यहाँ पे हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि रेट्स कौन कौन से हैं। तो 5%, 12%, 18% और 28%। ये किसने डिसाइड करा है? जीएसटी काउंसिल ने। तीसरा काम, जो मॉडल लॉज हैं, आप याद रखना कि जो मॉडल लॉज होते हैं वो है कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो और बेटर कर सकते हैं जीएसटी को, जो जीएसटी के साथ होना बहुत जरूरी है। तो वो भी डिसाइड, अगर उनके ऊपर जो रिकमेंडेशन होगी वो भी कौन बनाएगा? जीएसटी काउंसिल ही बनाएगी। उसके बाद जो थ्रेश होल्ड लिमिट है, थ्रेश होल्ड लिमिट मतलब जैसे कि मैंने आपके साथ अभी शेयर करा था कि 20 लाख से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर हो जाता है पूरे साल में तो आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है। इस तरीके की जो लिमिट्स है, जैसे कोई टर्नओवर के लिमिट्स है कि कितना सेल होने पे आपके कौन सा डिजिट आप यूज करेंगे अपने उसमें हार्मोनाइज्ड कोड में, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था। तो वो सब किसने डिसाइड करा है? वो थ्रेशहोल्ड लिमिट्स किसने डिसाइड करी है? वो डिसाइड करी है आपकी जीएसटी काउंसिल्स ने। इसके बाद
मैं आज इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक पे आता हूं। उसके बाद में जो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ट्रांजिशनल रूल्स के ऊपर बात करूंगा और जीएसटी के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर बात करूंगा कि एक ट्रेडर को अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो कैसे कराएगा। तो आइए आज हम आज के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है एंटी प्रॉफिटेरिंग रूल। ये जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी में बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही बढ़िया रूल बनाया गया है जो आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। जरा देखते हैं। एंटी प्रॉफिटिंग रूल ये कहता है कि अगर आप टैक्स में, अगर सरकार टैक्सेस में रिडक्शन करती है तो आपको किसको, बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को, सप्लायर्स को उतना ही प्रोपोर्शन में कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर सरकार 3% टैक्सेस में रिडक्शन करती है तो देयर हैज टू बी ए कमेंसुरेट रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स ऑल्सो। और अगर ऐसा नहीं करते हैं बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, सप्लायर्स, तो उनके खिलाफ ये एंटी प्रॉफिटेरिंग रूल अप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि टैक्स में आपको बेनिफिट मिल गया तो आपने अपना प्रॉफिट ही बना लिया उस मार्जिन का। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमको टैक्सेस में बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट प्राइस की फॉर्म में सब कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो बेनिफिट है ये गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के लिए निकाली है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मतलब बिजनेसमैन का, सप्लायर्स का, ट्रेडर्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना कि ये एक सनसेट क्लॉज है। पहले मैं आपको बता दूं सनसेट क्लॉज क्या होता है। ये एक सनसेट क्लॉज है 2 साल का। सनसेट क्लॉज वो लॉ होता है या लॉ में वो प्रोविजंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए उस कानून में होते हैं, और वो तब तक होते हैं जब तक उनपे कोई फर्दर नोटिफिकेशन या उनके टाइम को एक्सटेंड ना कर दिया जाए। तो इस क्लॉज को, जो एंटी प्रॉफिटेरिंग रूल है, इसे अभी 2 साल तक के लिए रखा गया है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि टेम्पोररी रूल है ये अभी, बट 2 साल के लिए। बट इस एंटी प्रॉफिटेरिंग रूल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो उस चीज की इंक्वायरी है कि अगर किसी बिजनेसमैन का लाइसेंस कैंसिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन उसका जीएसटी में कैंसिल करते हैं, तो उसकी इंक्वायरी में 8 से 11 महीने का वक्त लग जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी करने में। बट गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत अच्छा काम सोचा है। गवर्नमेंट एक नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बनाना चाहती है जिसमें सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हेड होंगे। दैट मीन्स एक बहुत अलग से अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इस पर्टिकुलर मैटर में कि बिजनेसमैन कहीं अपना अननेसेसरी प्रॉफिट, अनड्यू प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर रहे, इसके लिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी। तो ये मैंने आपको जीएसटी का एक ओवरव्यू दिया। मैंने कम से कम टाइम में इसे रैप अप करने की कोशिश करी है और काफी सारे एस्पेक्ट्स पे, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं डायरेक्ट, उन पे डील करने की बात करी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बिल्कुल करें। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे अपीयर हुआ देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट रन हो रही होगी, वो भी मेरी प्लेलिस्ट है इनकम टैक्स के ऊपर, तो कृपया आप उन्हें देखते रहें। इसके अलावा हमारी और भी वीडियोस हैं जैसे कंपनी लॉस के ऊपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर, तो हमारे चैनल एजुकेशन पैनेसिया पे उसे देखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग